एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। क्लास 10th एसएसटी के इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं आज नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। और हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुका है। क्या? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत ही लंबी चैप्टर था, बट उसको हमने पार्ट वाइज बहुत अच्छे से समझा है। अगर आप है न्यू इस चैनल पे तो प्लीज डू वन थिंग, like, share and subscribe and do not forget to refer with your friends. So start करते हैं चैप्टर। और इंडिया में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, क्या यूरोप में एक नेशनलिज्म की भावना आती है लोगों में, इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ऐसा हम जानते हैं बेटा कि इंडिया फ्रीडम पाने से पहले 1947 से पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, हमारे इंडिया पे राज कर रहे थे। उस चीजों को क्या स्ट्रगल रहा, किन किन लोगों को, कौन कौन से पर्सनालिटी ऐसे आए, लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सारी पर्सनालिटीज, उनके अलावा ऐसे क्या मूवमेंट हुए नेशनलिज्म का, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तब भी आपको ये चैप्टर आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने में, आज़ादी दिलाने में हमारे जो लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। So without wasting your time, let's start and we will go to forward on the topic nationalism in India। हम ये देखेंगे फर्स्ट टाइम ये कुछ क्या है आंदोलन हैं, कुछ जो सत्याग्रह आंदोलन, ये सारे आंदोलन जो दिखाई दे रहा है, जो बेसिकली हमारे एक जो इंडिया के लोग थे उन्होंने किया है। तो ये हमने कुछ ऐसे डायग्राम्स, कुछ पिक्चर्स, जो रियल पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट का उस टाइम पे, वो पिक्चर्स मैंने शो किया है। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से होता है? एज यू नो दैट कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और उस टाइम पे इंडिया का कोई डायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नहीं लेना देना था, मतलब कि, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि दो पावर्स थी, अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर, जिनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। और अलाइड पावर में कौन था? कौन था? रशिया था, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, और इधर क्या, हंगरी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन एम्पायर वगैरह। तो ये हुआ करते थे। बट ये जो है, ये ब्रिटिशर्स, उस टाइम इंडिया पे कौन राज करता था? ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स तो वहां पे वॉर लड़ रहा था। तो बहुत सारी चीजें क्या होना चाहिए, मतलब उनको जरूरत होती है फाइनेंशियली भी, आर्मी भी, बहुत सारी चीजें। तो वो क्या, कहाँ से निकालेगा अपने एक्सपेंसेस, कहाँ से निकालेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इतना ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो वो कहाँ से? इंडिया में लोगों के कस्टम ड्यूटीज बढ़ाएगा, टैक्स बढ़ाएगा, और जबरदस्ती फोर्स आर्मी में लोगों को क्या करेगा, भर्ती करेगा कि आर्मी ज्वाइन करें इंडिया के लोगों। तो ऐसा कुछ काम किया ब्रिटिशर्स ने। तो इनडायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडिया का एक कनेक्शन हो जाता है। ओके, तो आपको पता है उसमें ब्रिटेन जीत गया था, और ये जो सेंट्रल पावर थी बहुत ज्यादा क्या, जर्मनी वगैरह का बहुत ज्यादा क्या हुआ था, हार मिला था इनको बहुत ही गंदे तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस टाइम ब्रिटिशर्स का क्या था, राज था हमारे इंडिया पे। तो वहाँ पे लोगों के प्रति बहुत ज्यादा क्या हो गया था, मतलब वहां से इंडिया के लोगों से वो अपनी क्या फायदा निकालना चाह रहा था। तो क्या अफेक्ट आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, कि क्या ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो क्या होता है कि द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन दिस ईयर आफ्टर ऑफ 1990। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, प्राइजेस ऑफ कस्टम ड्यूटीज डबल कर दिया जाता है। 1903 एंड 1908 विच इज लेट वेरी डिफिकल्ट टाइम ऑफ कॉमन पीपल इन द 18 एंड। और उस टाइम पे इतनी सारी तो है, ब्रिटिशर्स तो ऑलरेडी इतना ज्यादा एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, इतना शोषण कर ही रहे हैं, उसके साथ में हमारा नेचर, हमारी जो नेचर है वो भी साथ नहीं दे रहा है। इंडिया में जितनी भी क्रॉप होते थे वो क्या हो जाता था, क्रॉप जो है फेल्ड हो जाते थे। और उस टाइम पे एक एपिडेमिक महामारी बीमारी इन्फ्लुएंजा चला था, जिसकी वजह से 13 to 15 मिलियन पीपल की क्या चली गई थी, जान चली गया था।
उस टाइम 13 to 15 मिलियन पीपल का जान चला गया था इस बीमारी की वजह से, क्रॉप भुखमरी की वजह से। और कस्टम ड्यूटीज वगैरह आप देख सकते हैं, टैक्स, इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज वगैरह किसने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों पे क्या कर दिया था, अप्लाई कर दिया था। तो वो सारी देखने को मिलता है। एंड एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड स्ट्रगल, अ मोड ऑफ स्ट्रगल। और ये सारी चीजें देखने के बाद में कुछ ऐसे लीडर्स आते हैं जैसे महात्मा गांधी। उस टाइम हमारे देश को, हमारे कंट्री को समझने के लिए किसी लीडर की जरूरत थी, तो उस टाइम में मसीहा बन के आते हैं हमारे क्या, फादर ऑफ नेशन, जिसको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, महात्मा गांधी, जिन्होंने इस पूरी नेशनलिज्म में बहुत ही इनका रोल ब्रॉड में है। तो क्या होता है नेशनलिज्म इंट्रोडक्शन द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया। अच्छा बेटा, ये कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? कॉलोनियल का मतलब होता है कि कोई अदर कंट्री दूसरी कंट्री पर कब्जा कर ले, वहां से इनकम के लिए भी, मतलब कि वहां से बहुत सारे हमें पैसा भी चाहिए, और वो जो है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिकली दोनों, मतलब जो है उसके फायदे के लिए किसी दूसरी कंट्री पर क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल। तो इंडिया का उस टाइम कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट रूल कर रही थी इंडिया में। मेनी मूवमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द शेकल्स ऑफ फॉरेन रूल। महात्मा गांधी इनिशिएट द सत्याग्रह मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सॉल्ट मार्च एंड पूना एक्ट। तो ये सारी देखते हुए ऐसी चीजें 1915 में महात्मा गांधी जो हैं वो कहां से रिटर्न होते हैं, साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं महात्मा गांधी। और इंडिया के लोगों की ये सिचुएशन देखते हुए बैक टू बैक महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। पहला चंपारण में किया, फिर खेड़ा में किया, फिर अहमदाबाद में किया। तो एक एक करके पढ़ेंगे। और एज यू नो दैट कि 1906 में महात्मा गांधी ने रासिज्म, कलर के भेदभाव में, रासिज्म मतलब कलर के बेस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो रासिज्म बोलते हैं। रासिज्म पे क्या साउथ अफ्रीका में पार्टिसिपेट किया था, और वहां पे वो सक्सेस भी हुए थे, उनको लोगों को पॉपुलैरिटी भी मिला था। समझ में आया? तो महात्मा गांधी इनिशिएट करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट को, और द सत्याग्रह मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड सपोर्टेड टू पीजेंट ऑफ चंपारण बिहार। और कहां से स्टार्ट होता है, चंपारण बिहार। अच्छा, ये चंपारण बिहार का सत्याग्रह मूवमेंट का क्या मतलब था? बिहार में जो ब्रिटिशर्स थे, तो जो क्रॉप हुआ करते थे, जो फील्ड हुआ करता था, खेत, ब्रिटिशर्स जबरदस्ती बोलते थे कि वहां पे इंडिगो की खेती किया जाए। इंडिगो मतलब नील की खेती किया जाए। तो नील इसलिए क्योंकि वो ज्यादा पैसों में बिकता था, और वो नील अगर किसी भी क्रॉप किसी भी फील्ड में वो कल्टीवेट किया जाता है, तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, जो जमीन होती है वो बंजर हो जाती है। बंजर इन द सेंस कि वो आगे दूसरी क्रॉप उसमें ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए किसान उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जबरदस्ती ये चीजें करवाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। कहां से? चंपारण बिहार में। फर्स्ट किसके खिलाफ? पीजेंट, किसानों के, किसानों के लिए, किसानों के फेवर में। इट टुक द प्लेस ऑफ 1919 वाज अ ह्यूज सक्सेस इन हेल्पिंग पीजेंट गेट देयर राइट्स। और 1919 में ये जाके क्या हुआ था, मतलब इनके हेल्प में आया था। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने वहां पे सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्याग्रह मूवमेंट का कुछ पिक्चर्स, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स दिया हुआ है। तो ये हमारे रहे राष्ट्रपिता। 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, स्टार्टेड द मूवमेंट सत्याग्रह, जो कि आपको बता चुकी हूँ। उस टाइम पे सत्याग्रह का मीन्स क्या होता है? सत्याग्रह का मीन्स क्या होता है बेटा? सत्य मतलब होता है ट्रुथ, और ग्रह मतलब होता है जो ट्रुथ को सर्च करने के लिए, सर्च फॉर ट्रूथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सत्याग्रह। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी पीपल कैन बी विन बैटल नॉन वायलेंस। और महात्मा गांधी का जो ओपिनियन था, ये था कि हम सत्याग्रह मूवमेंट तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस इन द सेंस कि कोई किसी को मार धाड़ नहीं होगा, खून खराबा नहीं होगा, ये चीजें नहीं होना चाहिए। हम प्यार से लोगों को समझाएंगे, और प्यार से इस चीजों को, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको समझाएंगे कि भाई हमारा हक दो, हमारा जो राइट्स है वो चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं चंपारण से, चंपारण बिहार से,
जो कि किसके लिए था, पीजेंट के लिए था, किसानों के लिए था। एंड खेड़ा में यहाँ पे भूखमरी की वजह से किसान अपना टैक्स नहीं दे पा रहे थे, वर्कर्स अपना टैक्स नहीं दे पा रहे थे, मतलब जो किसान वहाँ के लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे वो क्या टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो उसके लिए वो वहाँ पे महात्मा गांधी ने इनिशिएट किया। एंड देन अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे उनको वेजेस बहुत कम मिलता था। क्या वेजेस बहुत कम देते थे, जो उनको सैलरी मिलता था बहुत कम देता था। तो उसी वेजेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये तो बैक टू बैक तीनों जो मूवमेंट था सत्याग्रह का वो क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, ये सारी चीजें देखने के बाद में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स की जो काउंसिल थी वो पूरी तरह से घबरा गए कि अब तो इंडिया के लोग थोड़ा सा क्या अवेयर होने लगे हैं अपनी कंट्री को लेकर। तो उन्होंने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं। कौन सा एक्ट लेकर आते हैं, रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं। ये मैंने जो बताया है वही लिखा हुआ है। 1917 में स्टार्ट किया था बिहार में, जो फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था, प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट था। इन द सेम ईयर ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एंड 18 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद और ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। उसके बाद में 1919 में अब सत्याग्रह एक रॉलेट एक्ट आता है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रॉलेट एक्ट को लेकर आती है। रॉलेट एक्ट का क्या था कि अब कोई भी अगर रिवोल्यूशनरी है, मतलब अपने देश के लिए, या फिर कोई भी कुछ भी करता हुआ दिखेगा अपनी हक की मांग, उस टाइम बहुत ब्रिटिशर्स ने लूटा है इंडिया को, तो रिवोल्यूशनरी है या कोई भी बिना वारंट के, बिना उनको कोई प्रूफ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये रॉलेट एक्ट था। अब रॉलेट एक्ट को देखते हुए महात्मा गांधी क्या लाते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। क्या लाते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। द एक्ट गेव द क्योंकि ये जो रॉलेट एक्ट था उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको बहुत इनॉर्मस पावर मिल गया, मतलब बहुत ही, कि बिना प्रूफ के डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल ऑफ 2 years, और बिना ट्रायल के उनको 2 years के लिए क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया जाए। तो इससे जो इंडिया के लोग थे बहुत ज्यादा क्या थे, दुखी थे। The British government devised to clamp down nationalists by witnessing the outrage of the people. On 10th of police of Amritsar fired in the procession of post. तो ये सारी चीजें थी और बिना लोगों के कोई भी प्रूफ के उनको जेल में बंद करवाया जा रहा था। और इस तरीके से जो इंडिया के लोग थे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, स्ट्राइक पे बैठ जाते थे, मार्शल लॉज और इम्पोज। और क्या कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये सारी चीजें देखते हुए मार्शल लॉ लेकर आ गए। अच्छा, ये इंडिया को पता नहीं था। और जो मार्शल लॉ था वो जनरल डायर के अंडर में था। जनरल डायर जो था उसके अंडर में मार्शल लॉ लाया गया था। अब क्या होता है, ऑन 13th of April 1919 में जलियांवाला बाग एक जगह होता है, वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं बैसाखी का मेला देखने के लिए। और कुछ बैसाखी का मेला देखने के लिए वो अवेयर नहीं होते हैं कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। और वहां पे क्या करता है, जनरल डायर को पता चलता है कि वहां पे बहुत लोग क्या है, इकट्ठा हैं। जनरल डायर जाता है और क्या करता है, पूरी रात से एग्जिट पोल बंद कर देता है और लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें बहुत लोग ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो उसमें जो क्राउड गैदर्ड थी जलियांवाला बाग में, वेयर द पीपल कम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कुछ तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने आए थे, रिप्रेसिव मेजर्स विच सम कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर्स। तो वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड हो गया था क्योंकि कुछ बैसाखी के मनाने आए थे, मेला देखने, और कुछ तो गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट में भी आए थे। तो अब क्या होता है, तो इसके बाद में जनरल डायर ने क्या किया, वहां पे लोगों को एकदम से गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में इंडिया के लोगों में बहुत ज्यादा मतलब ये था कि अब हमें बाइकआउट करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चीजें हैं उसको बाइकआउट करना है। अब
वहां पे महात्मा गांधी ने सोचा कि महात्मा गांधी को भी दिल्ली जाने से रोक दिया गया, बहुत सारे लॉ लगा दिए कि पीपल इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, है ना, और वहां पे कर्फ्यू करवा दिया गया, सिटीज में कर्फ्यू लगवा दिया गया, बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे हुए हैं जिससे महात्मा गांधी को ये पता चला कि अब जो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा सिर्फ हिंदू से नहीं होगा, हमें मुस्लिम का सपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, तो मुस्लिम के सपोर्ट के लिए खिलाफत मूवमेंट आता है। और मुस्लिम क्यों कैसे, पहले ऐसे तो मानेंगे नहीं, लेकिन इंडिया के लोगों को ब्रिटिशर्स से हिंदुओं का तो प्रॉब्लम आ ही गया था, मुस्लिम का कैसे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो जो ओटोमन एम्पायर के मसीहा हुआ करते थे, मतलब मुस्लिम का लीडर हुआ करते थे, जिनको खिलाफत बोलते, खलीफा बोलते हैं, तो खलीफा जो है, मतलब आपको पता है कि जो ओटोमन एम्पायर था वो पूरी तरीके से हार चुका था, जो कि आज टर्की के नाम से जानते हैं। तो वहां के जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स जो है उनको जो वहां के खलीफा थे उनको इंसल्ट कर रहा था, या उनको मतलब बहुत बुरी तरीके से, तो यहाँ के जो मुस्लिम थे, यहाँ के मुस्लिम नहीं, हर जगह के, हर कंट्री के मुस्लिम उनको बहुत मानते थे। तो ब्रिटिशर्स से वहां से भी क्या हो गया, दुश्मनी हो गया, मुस्लिम लोगों से भी दुश्मनी हो गया, और हिंदू का ऑलरेडी दुश्मनी चल ही रहा था। अब क्या हो गया कि महात्मा गांधी ने मुस्लिम और हिंदू को एक किया, और मुस्लिम को लीड किया शौकत अली और अहमद अली, दो भाई थे खिलाफत मूवमेंट के। तो उन्होंने क्या किया, वो स्टार्ट किया और उसके बाद में दोनों एक होके फिर क्या आता है, खिलाफत मूवमेंट आता है। कैसे, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी साथ में आती है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा पार्ट 2 में। आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा कि कैसे नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था और गांधी जी का क्या क्या मूवमेंट आए, कौन कौन से सत्याग्रह गांधी जी लेकर आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।